मेरी पत्नी 80 के दशक में एक चमत्कारी डॉक्टर है। अध्याय 21। अब बूढ़े आदमी से डर नहीं लगता। फिर भी वह जानती है कि अब वह ऐसा नहीं कर सकती। वह अभी छोटी है, सिर्फ 3 साल की। भले ही इन लोगों में से किसी को पता न चले कि उसकी आत्मा बदल दी गई है, फिर भी वे अंततः सारी गलतियां तांग जिन्यान पर थोप देंगे और उस पर तांग योक्सिन को ठीक से न पढ़ाने का आरोप लगाएंगे। बहुत मुमकिन है कि सांग झीलन उसे फिर से ले जाए और उसे अपने पिछले जन्म की नियति में वापस ले जाए। इस जन्म में वह सांग झीलन के साथ तांग परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वह अपने पिता के पीछे चलना चाहती है। वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके पिता एक बड़े घर में एक अच्छी जिंदगी जिए, बजाय इसके कि बुढ़ापे में मजदूरी करें, अपनी खोई हुई बेटी का पालन पोषण करें, उसकी विश्वविद्यालय की पढ़ाई और घर का खर्च उठाएं। लेकिन अब न तो वह घर बचा है और न ही बेटी। क्या तुम दादाजी चेन के घर जा रही हो? तांग जिन्यान एक पल बाद उकड़ू बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि दादाजी जोंग, जिसे तांग योक्सिन ने आवाज दी थी, चेन जोंग की ओर इशारा कर रहा था। उसने विस्मय से अपनी बेटी के नाजुक चेहरे को देखा। शिनशिन, क्या तुम पहले भी दादाजी चेन से हमेशा डरती नहीं थी? तुम तो उनके घर से बचने के लिए अपनी हदें भी पार कर जाती थी, अब तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? दरअसल सिर्फ तांग योक्सिन ही नहीं, गांव के सभी बच्चे चेन जोंग से डरते हैं। यही बात तांग जिन्यान को समझ नहीं आती। आखिरकार अंकल जोंग एक अच्छे इंसान हैं। हालांकि उनसे मिलना आसान नहीं है, लेकिन अगर गांव वाले उनसे कोई मदद मांगते हैं तो वे हमेशा मदद करते हैं। वे अमानवीय या निर्दयी शैतान नहीं हैं, जैसा कि दूसरे लोग उन्हें चित्रित करते हैं। अब गांव वाले बच्चों को ये कहकर क्यों डराते हैं कि अगर वे रोएंगे तो वे उन्हें चेन जोंग को खिला देंगे, और बच्चे तुरंत रोना बंद कर देते हैं। तांग योक्सिन को अब क्या हो गया है? जिस चीज से वो पहले सबसे ज्यादा डरती थी, अब वो उसी की चाहत रखती है। दादाजी जोंग के घर पर अच्छी खुशबू आती है। तांग योक्सिन ने अपनी छोटी सी नाक से कुड़ी। वह उन सुगंधों को सूंघना चाहती थी, जड़ी बूटियों की खुशबू और उस अजीब पौधे की ठंडी खुशबू। ठीक है, तांग जिन्यान अपनी बेटी को उठाकर चेन जोंग के पास ले गया। चाचा जोंग, क्या आप घर पर हैं? उसने दरवाज़ा बाहर से खटखटाया और अंदर भी आवाज़ लगाई। कुल मिलाकर उसे पता था कि कोई अंदर है, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। अगर घर पर कोई नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से दरवाज़ा बंद और ताला लगा होता। हालांकि गांव के लोग काफ़ी सभ्य और ईमानदार थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे घरों को खुला छोड़ देते या सड़क पर खुले पैसे ढूंढ लेते। दरवाजे बंद करने का उद्देश्य ईमानदार लोगों को अंदर आने से रोकना और बदमाशों को रोकना है। ये बात सभी जानते थे। मैं घर पर हूँ, अंदर आ जाओ। अंदर से चेन जोंग की आवाज़ आई, जो ज़्यादा उत्साहपूर्ण नहीं थी। शायद उसके स्पष्ट रूप से अरुचिकर चेहरे के साथ ज्यादातर लोग उससे बात करने से कतराते। तांग जिन्यान भी पूरी तरह से सहज नहीं था। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा, लेकिन इन सब के आगे अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर उसे और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। क्या हुआ? कहीं तबीयत ठीक तो नहीं लग रही? चेन जोंग ने जड़ी बूटियां जो वह छांट रहा था नीचे रख दी और तांग जिन्यान और उसकी बेटी को उदासीन निगाहों से देखा। अंकल जोंग, कोई बात नहीं, तांग जिन्यान ने जल्दी से समझाया। मेरी बेटी योक्सिन ने कहा है कि आपके घर से अच्छी खुशबू आती है और वह यहाँ घूमना चाहती है। क्या आपको कोई आपत्ति है? उसने सावधानी से पूछा। उसे डर था कि कहीं चेन जोंग उन्हें मना न कर दे। चेन जोंग की नज़र कुछ देर तक तांग योक्सिन के चेहरे पर टिकी रही। जब तांग जिन्यान को लगा कि वह उन्हें बाहर निकालने वाला है तो उसने सिर हिला दिया। ठीक है, तुम उसे यहीं छोड़ सकते हो, बस रात के खाने के समय आकर उसे ले जाना। उन्होंने अभी अभी नाश्ता किया था और दोपहर का भोजन अभी लगभग 4 घंटे दूर था। तांग जिन्यान ने अपनी समय सीमा का हिसाब लगाते हुए सोचा कि वह खेत में अच्छी तरह काम कर सकता है। जहां तक अपनी बेटी को यहां छोड़ने की बात है तो वह पूरी तरह निश्चिंत था। अध्याय 22। ठंडी सुगंध। तांग योक्सिन अब कितना अच्छा व्यवहार करता है। इसके अलावा चेन जोंग भी एक भरोसेमंद व्यक्ति है। तांग जिन्यान ने अपनी बेटी का छोटा सा हाथ छोड़ दिया, फिर उसके सामने झुक गया। आज्ञाकारी बनो, दादाजी चेन को सचेत करने के लिए कोई शोर मत करो, समझे? तांग योक्सिन ने जोर से सिर हिलाया। उसका छोटा सा सिर हिल रहा था। पापा के खेत में काम खत्म होने तक इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? हम रोएंगे नहीं और दादाजी की किसी भी चीज को नहीं छुएंगे, ठीक है? तांग योक्सिन ने फिर से सहमति में अपना सिर हिलाया। तभी तांग जिन्यान खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन वह अभी भी बेचैन था। उसने सोचा कि वह बाद में आकर देखेगा। इधर आओ, चेन जोंग ने तांग योक्सिन को इशारा किया। उसका चेहरा सख्त था, उसकी निगाहें तेज थीं। अगर तांग योक्सिन सचमुच बच्ची होती तो शायद अब तक डर के मारे रो पड़ती। वह आज्ञाकारी होकर संजोंग के सामने खड़ी हो गई। 3 साल का बच्चा असल में अभी भी छोटा होता है, बस छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। वह सोच रही थी कि यह छोटा सा शरीर कैसे बड़ा होकर बड़ा हो जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी नज़र में हर कोई उससे ऊंचा था, बिल्कुल दैत्यों जैसा। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे अभी भी मिट्टी में रेंग रहे थे, कुछ अभी भी कमर तक खुली पैंट पहने हुए थे और उनकी नाक लगातार बह रही थी। इसलिए उसे अपनी उम्र थोड़ी अजीब लग रही थी। इसकी गंध कैसी है? संजोंग ने अपने सामने बैठी नन्ही बच्ची से पूछा। आमतौर पर उसे शोरगुल करने वाले और गंदे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन उसके सामने वाली बच्ची काफी साफ सुथरी लग रही थी। उससे कोई बदबू नहीं आ रही थी, न ही उसकी नाक से लार टपक रही थी और न ही वह अपना लार चूस रही थी।
दवा। तांग युक्सिन ने बाहर सूख रही जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया। इनकी खुशबू अच्छी है। ये जड़ी बूटियों की खुशबू है, चेन जोंग ने सहमति जताई। उसका घर तरह तरह के औषधीय पौधों से भरा था, जिनमें से हर एक की अपनी अलग खुशबू थी। जड़ी बूटियों की ताज़ा खुशबू से लेकर दूसरी खुशबू तक, लेकिन इन खुशबुओं को पहचान पाना कोई अनोखी बात नहीं थी। आखिर बच्चों की नाक तो संवेदनशील होती ही है। और वह, तांग युक्सिन ने मेज पर रखे एक आकर्षक पौधे की ओर इशारा किया। बहुत सुगंधित, उसने कहा और कमरे की हवा का एक गहरा झोंका लिया जड़ी बूटियों की खुशबू के साथ मिलकर, और एक ठंडी खुशबू फैली। उसे तुरंत मोथबॉल्स की याद आ गई, जो सीधे उसके दिमाग में उतर गई, और जिन अस्त व्यस्त विचारों से वह ग्रस्त थी, वे अचानक स्पष्ट हो गए। ओह, तुम इस गंध को पहचान भी सकती हो? चेन जोंग ने संदेह से पूछा। फिर उसने तांग युक्सिन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके दिल में बेशर्म आंसुओं की दो धाराएं बह निकलीं। इस नाटक को जारी रखना आसान नहीं था। वो 30 की उम्र पार कर चुकी थी, पर यहाँ तो वो सबकी बाहों में उछल रही थी। उसका चेहरा जल रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, आखिर वो छोटी थी। ये कैसी महक रही है? सनजोंग ने एक हरे भरे पौधे को झटका। वो घास जैसा तो था, पर घास नहीं, ऑर्किड जैसा था, पर ऑर्किड नहीं, पर उसकी वृद्धि निश्चित रूप से रसीली थी। हाँ, जंगली जड़ी बूटियां इंसानों के हस्तक्षेप के बिना भी पनपती हैं। उपेक्षा के बावजूद भी वे रसीली हो सकती हैं। तांग युक्सिन सूंघने के लिए उसके करीब झुकी और तुरंत ही उसके नथुनों से ताजगी की एक लहर उठी, जिसने उसके फेफड़ों को भिगो दिया और उसकी इंद्रियों को तेज कर दिया। ठंडी खुशबू। तांग युशियांग कांप उठा। एक सुगंध जो ठंडी लगती है। ये सही है। चेन जोंग ने तांग युक्सिन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। यह इंक फ्रॉस्ट है। ये ताजगी देने वाला है, और जब इसे यहाँ की दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक अनोखी खुशबू छोड़ता है जो मन को साफ कर देती है। और सांस लो, और तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। अध्याय 23। साफ दिमाग का सूप, एक बेहतरीन चीज। तांग युक्सिन की आंखें हल्की सी चमक उठीं। आखिरकार वो सही थी। तो उसकी आंखें ज्यादा तेज हो सकती हैं, वो ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे भविष्य में चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसे रोज अपनी आंखों की पुतलियों को छूकर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं निकालने पड़ेंगे। उसने फिर जोर से उसे सूंघा। उसे साफ महसूस हुआ कि ठंडी खुशबू उसके नथुनों में, फिर उसके फेफड़ों में, और आखिरकार उसके दिमाग में घुस रही है। वह दरवाजे के पास बैठ गई, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और चेन जोंग को लगातार जड़ी बूटियां सुखाते हुए देखा। अगेव, चिकन हॉट घास। चेन जोंग ने जड़ी बूटियों को छांटकर नाम दिए, जबकि तांग युक्सिन उन्हें देखती और याद रखती रही। छोटी बच्ची, इधर आओ। चेन जोंग ने तांग युक्सिन को हाथ हिलाया। वह खड़ी हो गई, उसका मन अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। यह क्या है? उसने उन औषधीय जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया जिन्हें उसने अभी अभी छांटा था और पूछा। तांग युक्सिन ने पलकें झपकाईं। क्या वह उसकी परीक्षा ले रहा था? क्या उसे बताना चाहिए? अगर वो नहीं बताती, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो धीमी है? उसे सब कुछ बिल्कुल सही याद था, बड़ों के ख्याल और बच्चों जैसी याददाश्त, और साथ ही अभी अभी लिया गया क्लियर माइंड सूप, उसे भूलना नामुमकिन है। अगेव, उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया। उसकी दूधिया आवाज स्पष्ट थी, वह वही दोहरा रही थी जो चेन जोंग ने पहले कहा था। और ये, चेन जोंग उदासीन था, लेकिन किसी तरह वह बता सकती थी कि वह बहुत अच्छे मूड में था। चिकन हॉट घास, तांग युक्सिन ने कहा, अभी भी एक बच्चे की तरह। उसकी आवाज युवा थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, शब्दों को पूरी तरह से दोहरा रही थीं। क्या आप प्यासे हैं? चेन जोंग ने तांग युक्सिन के बालों को सहलाया। वह उसके प्रति ज्यादा धैर्यवान और दयालु हो गया। सौभाग्य से, वह एक ईमानदार इंसान था, गंभीर होने पर कठोर और मुस्कुराते समय दयालु। वरना तांग युक्सिन को शायद ठंड लग जाती। वह मानव तस्कर तो नहीं होता, है ना? शुक्रिया दादाजी, तांग युक्सिन ने कहा। इससे चेन जोंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा और भी खुशनुमा हो गया। कुछ ही देर बाद चेन जोंग तांग युक्सिन के लिए एक कप लेकर आए। जैसे ही उसने कप के अंदर क्या है देखा, उसका दिल बैठ गया। उसमें क्या था? कोई जंगली घास। क्या वह इसे अस्वीकार कर सकती है? उसने अपना चेहरा उठाया और चेन जोंग की ओर देखा। मासूम और प्यारा बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये क्लियर माइंड सूप है। चेन जोंग समझ गया कि छोटी लड़की को इस पे से घृणा हो रही है। इसके रंग रूप से इसका आकलन मत करो। यह अच्छी चीज है। यह मेरे पूर्वजों से मिली एक अनमोल विरासत है। मेरी आंखें देखो, वे अच्छी हैं क्योंकि मैं बचपन से ही इसे पीता आ रहा हूँ। तांग युक्सिन ने जल्दी से प्याला उसके सामने रख दिया। चाहे उसे पीना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे इसे पूरा करना ही होगा। क्लियर माइंड सूप, इसका नाम सुनते ही बता देता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, वह चश्मा नहीं पहनना चाहती थी। इसके अलावा चेन जोंग की आंखें वाकई अच्छी थीं। उसकी उम्र में उसे मोतियाबिंद नहीं था, और वह इतना साफ देख सकता था कि सुई से अपने कपड़े खुद ही सिल सकता था। उसकी उम्र का एक आम आदमी कब का अपनी दृष्टि खो चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए सूप जरूर अच्छा होगा, खासकर जब यह उसके पूर्वजों से मिला है। ये बुरा कैसे हो सकता है? दादाजी, क्या मैं इसे अपने पिताजी को दे सकता हूँ? कटोरा हाथ में लिए उसने आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वह चाहती थी कि उसके पिता बुढ़ापे में भी तेज सुनने और देखने में सक्षम रहें, न कि उसके पिछले जन्म की तरह, जहां निजी कारणों से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी।
ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। चेन जोंग अपनी जड़ी बूटियों की ओर चला गया। अगर तुम अगली बार आओगे और तुम्हें इन जड़ी बूटियों के नाम अब भी याद हैं तो मैं तुम्हें क्लियर माइंड सूप दूंगा। तुम इसे जिसे चाहो दे सकते हो। अध्याय 24, एक अंकुर को उखाड़कर उसे बढ़ने में मदद करना। ठीक है, तांग युक्सिन ने कटोरा फिर उठाया और क्लियर माइंड सूप को थोड़ा थोड़ा करके गटकने लगी। अगली बार जब वह वापस आएगी तो वह क्लियर माइंड सूप जरूर अपने साथ ले जा सकेगी। जैसा कि चेन जोंग ने बताया था, सूप दिखने में तो खास नहीं था, लेकिन पीने में भी ज्यादा बुरा नहीं था। ये निगलने लायक था, बस इसमें हल्की सी कड़वाहट थी। इसका स्वाद हल्की गुलदाउदी वाली चाय जैसा था। इसके अलावा सूप खत्म करने के बाद उसका गला बहुत आरामदायक महसूस हुआ। इस समय उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि चेन जोंग ने उससे ये सब बातें याद करने के लिए क्यों कहा, यह मानते हुए कि यह उसकी जानबूझकर डाली गई एक मुश्किल है। हालांकि वह ऐसी मुश्किलों से नहीं डरती थी। आखिरकार वह एक मेडिकल छात्रा थी और 10 साल तक डॉक्टर रही थी। हालांकि उसने पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन किया था, लेकिन उसे ये क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान से थोड़े ही जुड़े हुए लगे। जड़ी बूटियों को याद करना तो दूर की बात थी, जो उसके लिए कोई मुश्किल साबित नहीं हुआ। अगले दिन जब तांग जिनियान खेत पर गया तो उसने तांग युक्सिन को फिर से चेन जोंग के पास भेज दिया। चेन जोंग ने छोटी बच्ची को लाने का निर्देश दिया था। युक्सिन को भी यहाँ अच्छा लगा, जिससे जिनियान को अपनी बेटी को खेतों में ले जाने की चिंता से मुक्ति मिल गई, जहाँ उसे खेती की चिंता करनी पड़ती और यह भी कि उसकी बेटी कहीं गिर न जाए या चोट न लग जाए। क्या तुम्हें अब भी याद है? चेन जोंग ने युक्सिन से पूछा, जो साफ सुथरी थी। हालांकि उसके पिता उसकी देखभाल करते थे, फिर भी उन्होंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं किया, बल्कि वह पूरी तरह से साफ सुथरी रहती थी। उसके बाल चिकने और मुलायम थे और उसका छोटा सा चेहरा हमेशा साफ और स्वच्छ रहता था, कुछ गांव के बच्चों के विपरीत जिनके चेहरे सैकड़ों सालों से धुले नहीं थे और सर्दियों में उनके गाल बर्फ से जमे हुए थे। निस्संदेह तांग जिनियान एक पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ पिता थे। उन्होंने युक्सिन के हाथों और चेहरे पर कभी बर्फ नहीं लगने दी। छोटी बच्चियों को शीतदंश नहीं सहना चाहिए, अन्यथा वे भविष्य में बदसूरत हो जाएंगी। फिलहाल तांग युक्सिन अभी भी एक प्यारी और खूबसूरत बच्ची है। हालांकि जब वह वेई परिवार में आई तो वह एक ऐसी बच्ची बन गई जो मुश्किल से दिन में 3 बार खाना खा पाती थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके हाथ बर्फ से जमे हुए थे। दूसरों के विपरीत उसके नाजुक हाथ एक दशक से भी ज्यादा समय से बर्फ से जमे हुए थे, इसलिए उसके हाथ दूसरों की तुलना में ज्यादा मांसल थे, आकार में बदसूरत। शुक्र है कि एक चिकित्सक के रूप में उसके पेशे के कारण उसे ज्यादातर दिन दस्ताने पहनने पड़ते थे। कोई नहीं जानता था कि उसकी उंगलियां कैसी दिखती हैं। जब तक वह स्केल पेल पकड़ सकती थी, उसके हाथों के मांसल होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह क्या है? चेन जोंग ने तांग युक्सिन से पूछा, लेकिन उसका रंग रूप कुछ खास अच्छा नहीं था। वह फिर से वही चिड़चिड़े बूढ़े आदमी में बदल गया था। तभी तांग युक्सिन ने प्रतिक्रिया दी। वह विचारों में खोई हुई थी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जोंग के हाव भाव बदल गए थे। वह काफी देर तक निष्क्रिय रही। हालांकि चेन जोंग की जगह वह ये सब भूल गई। ये है, उसने अपना सिर झुकाया, विचार करने का नाटक करते हुए। अगेव चेन जोंग ने आखिरकार संतुष्टि भरी आवाज निकाली, हालांकि उसका चेहरा अभी भी तना हुआ था। इस बारे में क्या? उसने फिर पूछा। बाईजी, इस बार तांग युक्सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शब्दशः और अचूक रूप से सुनाया। चेन जोंग का चेहरा अंततः शांत हो गया। वह एक सामान्य सौम्य बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था, कम कठोर, अधिक स्नेही। और उसने किसी और चीज की ओर इशारा किया। ये काफी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ये लगभग अगेव जैसा ही था। हालांकि उसने कल तांग युक्सिन को इसके अंतर समझाए थे, एक पत्ती की नोक का, दूसरा स्वाद का। अगर युक्सिन ने ध्यान से सुना होता और याद रखा होता तो वह इसे पहचान पाती। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी वृद्धि को जल्दी बढ़ाने की कोशिश में थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक हो गया था। अध्याय 25, यह एक औषधीय जड़ी बूटी है, जलाओ लकड़ी नहीं। तांग युक्सिन उस समय सिर्फ 3 साल की बच्ची थी, वो उम्र जब बच्चे सबसे ज्यादा बेखबर होते हैं। वो अभी भी मिट्टी में रेंगते लौटते हैं, अपने भाई बहनों के साथ कीचड़ में खेलते हैं। उन्हें किसी से खाना खिलाने की जरूरत होती है, वरना खाना उनके चेहरे और मेज पर बिखर जाएगा। वे ठीक से बोल भी नहीं सकते, पढ़ना या लिखना तो दूर की बात है, तो फिर वे इतना कुछ कैसे याद रख सकते हैं? तांग युक्सिन दौड़कर आए और एक लंबी पत्ती वाली जड़ी बूटी उठा लाए। उसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघने लगी। दादाजी ने कहा, जो अगेव जैसा दिखता है उसे किंगहुआन घास कहते हैं और इसकी गंध खट्टी होती है। इसकी गंध खट्टी है। ठीक है। चेन जोंग आखिरकार इस बात पर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान स्वाभाविक रूप से ठंडी थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी मुस्कान लगभग न के बराबर लगती है। हालांकि कुछ लोगों के चेहरे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, उनके होंठ ऊपर उठे होते हैं, उनकी आंखें गर्म होती हैं। लेकिन वे जो काम करते हैं वे सुअरों और कुत्तों से भी बदतर होते हैं, कुछ कुछ झांग योंगान की तरह। यहाँ तक कि अब भी उसे वे मीठे शब्द याद हैं जो उसने कभी उससे कहे थे। युक्सिन, चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। हम एक बड़े घर में रहेंगे और हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम खर्च नहीं कर पाएंगे। युक्सिन, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी